शांत रहो। क्यूरिंग सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 23% पानी की आवश्यकता होती है, परंतु 15% पानी जेल प्रोसेस को भरने में खर्च हो जाता है। इसलिए कुल पानी की मात्रा 38% की आवश्यकता पड़ती है। 23% वाटर की बाउंड वाटर 23% वाटर को बाउंड वाटर कहते हैं, क्योंकि सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए थ्योरेटिकली 23% ज़रूरत पड़ती है। 15% वाटर को जेल वाटर कहते हैं। यदि कंक्रीट बनाते समय वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 रखते हैं तो हाइड्रेशन के दौरान वाटर के वाष्पित होने से कंक्रीट की कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए पानी की कमी हो जाती है। इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.38 से अधिक रखते हैं। हाइड्रेशन के दौरान कंक्रीट को नम बनाए रखने के लिए कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं, ताकि कंप्लीट हाइड्रेशन तक पानी की मात्रा कम न हो। कंक्रीट की क्यूरिंग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए भी करते हैं। सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन के प्रभावों को कम करने के लिए, कंक्रीट के ड्राइंग श्रिंकेज के मान को कम करने के लिए, कंक्रीट की क्यूरिंग 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तथा 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। ओपीसी के लिए कंक्रीट की क्यूरिंग मिनिमम 7 दिन तक करते हैं, क्योंकि कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 7 डेज में आती है। पीपीसी तथा पोर्टलैंड स्लैग के लिए कंक्रीट की क्यूरिंग मिनिमम 10 से 14 दिन तक करते हैं। कंक्रीट में पोज़ोलाना ऐड करने से क्यूरिंग टाइम का मान बढ़ जाता है। मेथड ऑफ क्यूरिंग: पहला है वाटर क्यूरिंग, दूसरा है केमिकल क्यूरिंग और मेम्ब्रेन क्यूरिंग, और थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ हीट। फर्स्ट देखते हैं वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग का सबसे बेस्ट मेथड है। यह निम्न प्रकार का होता है: स्प्रिंकलिंग मेथड, रिटेनिंग वॉल, वर्टिकल सरफेस ETC। टाइपिंग इन वाटर, प्रीकास्ट मेंबर इन फैक्टराइज। पॉन्डिंग मेथड, स्लैब, रोड, फ्लोर ETC के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। कवरिंग मेथड, कॉलम, रोड ETC के लिए यह मेथड यूजफुल होता है। इसके लिए ज्यूट, मैट, गन बैग्स ETC यूज करते हैं। मेम्ब्रेन क्यूरिंग की यदि हम बात करें तो इसे केमिकल क्यूरिंग भी कहा जाता है। इस मेथड का यूज ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पानी की कमी हो, जैसे हिली एरिया। यदि कंक्रीट से वाटर को वाष्पित होने से रोक दिया जाए तो कंक्रीट के अंदर पर्याप्त पानी होता है, जिससे सीमेंट की क्रिया कंप्लीट हो सकती है। इस मेथड में कंक्रीट की सरफेस पर बिटुमिनस, पॉली एथिलीन, पॉलीएस्टर, रबर इत्यादि की कोटिंग कर देते हैं, जिससे वाटर कंक्रीट से वाष्पित नहीं हो पाता है तथा सीमेंट की क्रिया होती रहती है। एप्लीकेशन ऑफ हीट: इस मेथड में कंक्रीट की हीट देते हैं, जिससे कंक्रीट का तापमान बढ़ाने पर सीमेंट की क्रिया दर बढ़ने लगती है, जिससे शॉर्ट पीरियड में कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। स्टीम क्यूरिंग एट नॉर्मल टेम्परेचर: इसका यूज प्री फैब्रिकेटेड पहले से बना हुआ कंक्रीट मेंबर या प्रीकास्ट मेंबर के लिए करते हैं। इसका यूज इन सीटू कंडीशन में नहीं करते हैं। इस मेथड में कंक्रीट मेंबर को एक चैम्बर में रखकर स्टीम भेजते हैं। चूँकि स्टीम
नॉर्मल प्रेशर पर भेज रहे हैं, इसलिए यह कंक्रीट के सरफेस से टकराकर हॉट वाटर क्यूरिंग भी इसे कहते हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रारंभ में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, परंतु अल्टीमेट स्ट्रेंथ या लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेंथ घट जाती है। इस प्रकार स्ट्रेंथ में लॉस होने को रिट्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। हाई टेम्परेचर पर क्रिया होने से CSH जेल की क्वालिटी घट जाती है तथा इसमें पोर्स रंध्र अधिक हो जाते हैं तथा जेल की डेंसिटी कम हो जाती है। नोट पॉइंट: अधिक तापमान पर क्रिया होने से CSH जेल की क्वालिटी खराब बनती है। इस क्यूरिंग की 3 दिन की स्ट्रेंथ 28 दिन के बराबर होती है। ड्राई श्रिंकेज का मान बढ़ जाता है। स्टीम क्यूरिंग ऑफ हाई प्रेशर, इसे ऑटोक्लेव मेथड भी कहते हैं। इसका यूज भी प्रीकास्ट मेथड के लिए करते हैं। इसमें कंक्रीट की एक क्लोज्ड चैम्बर में रखकर स्टीम को हाई प्रेशर पर भेजते हैं। स्टीम का टेम्परेचर 175 डिग्री सेंटीग्रेड तथा प्रेशर 8.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ए या 0.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखते हैं। हाई प्रेशर पर क्यूरिंग करने से CSH जेल की क्वालिटी अच्छी प्राप्त होती है, परंतु फाइनेंस कम होती है। इस मेथड को अपनाते समय कंक्रीट में लगभग 25% तक पोज़ोलाना मटेरियल मिला देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके CSH जेल बनाता है। इस क्यूरिंग के बाद कंक्रीट की 1 डे की स्ट्रेंथ 28 डेज के स्ट्रेंथ के बराबर होती है। कंक्रीट की केमिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे ड्राई श्रिंकेज का मान कम हो जाता है। CSH जेल की फाइनेंस कम होने के कारण इसमें रेट्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होता है। यह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए उपयुक्त है। यह हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है। इलेक्ट्रिक मेथड, इस मेथड का यूज कोल्ड क्लाइमेट रीजन में करते हैं। इस मेथड में कंक्रीट के 2 फेस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित कर देते हैं तथा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक क्यूरिंग फ्लो कराते हैं। कंक्रीट एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, जिससे उसकी टेम्परेचर बढ़ने लगता है तथा सीमेंट की क्रिया दर भी बढ़ने लगती है। वाटर को वाष्पित होने से रोकने के लिए सरफेस पर मेम्ब्रेन बढ़ा देते हैं। यह मेथड एक्सपेंसिव होने के कारण इसका यूज बहुत कम करते हैं। इसके बाद देखते हैं रेडिएशन मेथड। इस मेथड का भी यूज कोल्ड क्लाइमेट रीजन के लिए करते हैं। स्टीम क्यूरिंग की तुलना में इसके द्वारा अधिक स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। इसमें रेडिएशन द्वारा कंक्रीट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तथा वाटर को वाष्पित होने से रोकने के लिए सरफेस पर मेम्ब्रेन की कोटिंग कर देते हैं। नोट पॉइंट: क्यूरिंग के लिए कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें कंक्रीट के सरफेस पर कैल्शियम क्लोराइड की कोटिंग कर देते हैं। साल्ट होने के कारण वातावरण से नमी अवशोषित करके कंक्रीट के सरफेस को नम बनाए रखता है। नेक्स्ट लेसन है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। पहला इसमें देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। थ्योरेटिकली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, प्रैक्टिकली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यदि हम थ्योरेटिकली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें तो 1897 ईस्वी में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट करने के लिए
फोरेट ने निम्न इक्वेशन दिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के इंटू C/C+W+A का होल स्क्वायर, जहाँ पर C वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, W वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड A वॉल्यूम ऑफ एयर और K कांस्टेंट होगा। डफ एब्राम्स लॉ और वाटर सीमेंट रेशियो। 1918 ईस्वी में डफ एब्राम्स ने वाटर सीमेंट रेशियो के आधार पर कंक्रीट की थ्योरेटिकली स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करने के लिए निम्नलिखित इक्वेशन दिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 20 डेज A/B⁴x S = 14,000/7⁴x इंटू, अब यहाँ से निकल के आएगा तो S = 984/4x किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर 20 डेज एंड S = 984/7⁴x किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर 7 डेज में। x जो है मॉडुलस ऑफ रेशियो है। यह लॉ टाइम डिपेंडेंट लॉ है। इसकी निम्न कमियां हैं। इन्होंने तापमान को कंसीडर नहीं किया, कंक्रीट में उपस्थित एयर वाइड्स को कंसीडर नहीं किया। उपरोक्त कमियों के कारण इसे डफ एब्राम्स लॉ नहीं बल्कि डफ एब्राम्स रूल कहा जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं जेल स्पेस रेशियो। इसका यूज भी कंक्रीट की थ्योरेटिकली स्ट्रेंथ प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं। सीमेंट के हाइड्रेशन के बाद बने जेल सॉलिड प्रोडक्ट के आयतन तथा अवेलेबल स्पेस कैपिलरी पोर्स के आयतन के अनुपात को जेल स्पेस रेशियो कहते हैं। जेल स्पेस रेशियो किसे कहते हैं? सीमेंट के हाइड्रेशन के बाद बने जेल सॉलिड प्रोडक्ट के आयतन तथा अवेलेबल स्पेस कैपिलरी पोर्स के आयतन के अनुपात को जेल स्पेस रेशियो कहते हैं। जेल स्पेस रेशियो GSR = वॉल्यूम ऑफ जेल अपॉन अवेलेबल स्पेस का वॉल्यूम। जेल स्पेस रेशियो बढ़ाने पर जेल का मान बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.319 cm3/ग्राम। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट C × 0.0319 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज एडेड VW एंड वॉल्यूम ऑफ जेल आफ्टर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट 100% कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो यहाँ से निकल के आएगा 0.657 × C आफ्टर अल्फ़ा परसेंटेज हाइड्रेशन वॉल्यूम ऑफ जेल = 0.657 C × अल्फ़ा। वॉल्यूम ऑफ स्पेस अवेलेबल 0.319 C × अल्फ़ा प्लस VW। नोट पॉइंट, अल्फ़ा परसेंट हाइड्रेशन पर वास्तव में सीमेंट के सभी कणों का अल्फ़ा परसेंट हाइड्रेशन होता है, जिसे कैलकुलेट करना कठिन होता है। इसलिए कैलकुलेट करने के लिए यह मान लिया जाता है कि अल्फ़ा परसेंट कणों का पर 100% क्रिया हो गई है। इसलिए अल्फ़ा परसेंट कणों को 100% हाइड्रेशन के बाद जेल का आयतन 0.319 × C × अल्फ़ा × 2.06 हो जाएगा। अवेलेबल स्पेस का आयतन VC + VW निकल कर आएगा, तो हम इसको देखेंगे 0.319 × C + अल्फ़ा + VW हो जाएगा। जेल स्पेस रेशियो की बात करें तो ये x = हो जाएगा 0.657 C α/0.319 अल्फ़ा + VW आफ्टर हाइड्रेशन ऑफ 100% स्पेस। जेल स्पेस रेशियो = 0.657 C / 0.319 C + VW हो जाएगा। पामर एंड ब्रॉम
यार्ड ने जेल स्पेस रेशियो के आधार पर कंक्रीट की थ्योरेटिकल स्पेस प्रिडिक्ट करने के लिए निम्न इक्वेशन दिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 240/3। जेल स्पेस रेशियो टाइम इंडिपेंडेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है, एक कह रहा है कि 500 ग्राम सीमेंट से बनी कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्ञात करें यदि वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.6 है। एट 75% हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पर एंड एट 100% हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पर। तो वाटर सीमेंट का मान यहाँ पर 0.6 दिया गया है। VW का मान निकाल लेंगे तो 0.6 × 500 बराबर 300 हो जाएगा, निकल के आएगा। आफ्टर 75% हाइड्रेशन निकालेंगे तो 0.587 निकल के आएगा। आफ्टर 100% हाइड्रेशन की बात करें तो स्पेस जेल स्पेस रेशियो का मान 0.714 निकल के आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, कंक्रीट की स्ट्रेंथ थ्योरेटिकली ज्ञात, इसका मान एक्चुअल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए कंक्रीट की प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ लैब टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज ज्ञात करने के लिए निम्न टेस्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की यदि हम बात करें तो कंक्रीट के यूज से पहले उसकी प्रॉपर्टीज ज्ञात करने के लिए लैब में किए गए टेस्ट को डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। यह टेस्ट टेकन टेस्ट होता है, यह टाइम टेकन टेस्ट होता है तथा इसमें अधिक मात्रा में कंक्रीट वेस्ट होता है। इसके अंतर्गत निम्न टेस्ट आते हैं। क्यूब टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए निम्न टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट, सिलेंड्रिकल टेस्ट एंड प्रिज्म टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए निम्न टेस्ट करते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट और डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट। पहला इसमें देखते हैं हम क्यूब टेस्ट। IS 516 में इसका प्रावधान किया गया है। साइज ऑफ सैंपल 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब एंड 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर साइज ऑफ क्यूब इस्तेमाल किया जाता है। 30 सेंटीमीटर हाइट तथा 15 सेंटीमीटर डायामीटर के सिलेंडर का यूज करते हैं। 15 सेंटीमीटर की साइज की क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करना। इसका प्रयोग तब करते हैं जब इसका साइज 38 mm से अधिक न हो। क्यूब बनाने के प्रयोग किए गए मोल्ड के फेस के बीच का एंगल 90 ± 5 डिग्री होता है। क्यूब बनाने में प्रयोग मोल्ड का जो फेस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 ± 5 डिग्री होता है। मोल्ड का इंटरनल फेस प्लेन सरफेस होना चाहिए जिसका परमिसिबल वेरिएशन 0.03 mm हो। कंक्रीट को 15 सेंटीमीटर के मोल्ड में 3 बराबर भागों में भर देते हैं। हैंड कंपैक्शन में प्रत्येक लेयर की 35 बार 15 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, 25 बार 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए और 30 बार सिलेंड्रिकल के लिए टैंपिंग करते हैं। कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए वाइब्रेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी वही रखेंगे जो फील्ड में वाइब्रेटर की रखनी चाहिए। टैंपिंग राड, इसका लेंथ 60 सेंटीमीटर, डाया 16 mm होता है। मिनिमम 3 क्यूब बनाते हैं स्पेसिमेन और सभी क्यूब को 27 ± 2 डिग्री टेम्परेचर तथा 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्यूरिंग के बाद 28 दिनों के लिए रख देते हैं। 28 दिन के बाद प्रत्येक क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लास्ट टेस्ट
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में रखकर 140 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के दर से लोड लगाकर सैंपल को फेल करा देते हैं तथा डाया गेज से फेल्योर लोड ज्ञात कर लेते हैं। लोड में फेस एरिया से भाग देकर अलग अलग स्पेसिमेन की एवरेज स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं और तीनों स्पेसिमेन की एवरेज स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। एवरेज स्ट्रेंथ का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से जो वेरिएशन 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वेरिएशन 15% से अधिक आता है तो टेस्ट को रिपीट करते हैं। नोट पॉइंट: स्ट्रेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब इज मोर 10% देन 15 सेंटीमीटर क्यूब। स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर 30 सेंटीमीटर हाइट वाले एंड 15 सेंटीमीटर डाया इज 80% ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब। लैब में कंक्रीट की स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक: पहला है साइज ऑफ स्पेसिमेन। साइज ऑफ स्पेसिमेन कम करने पर स्ट्रेंथ बढ़ता है रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण। रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होता है? क्यूब के फेस तथा एसटीएम के बीच फ्रिक्शन का कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर पड़ने वाले प्रभाव को रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्यूब के फेस तथा एसटीएम के बीच फ्रिक्शन का कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर पड़ने वाले प्रभाव को रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कहते हैं। हाइट और डेप्थ का जो रेशियो होता है, रेशियो सैंपल के लिए यदि H/D रेशियो का मान अधिक होता है तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम आती है। रेट ऑफ लोडिंग बढ़ने पर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। S=S1 1 + K log R/10, जहाँ पर S1 स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट रेट ऑफ लोडिंग पर और K कांस्टेंट होता है जिसका मान 0.08 फॉर 20 डेज एंड R गिवन रेट ऑफ लोडिंग होता है S स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट गिवन रेट ऑफ लोडिंग। शेप ऑफ सैंपल की यदि हम बात करें तो क्लिंकर की अपेक्षा क्यूब की स्ट्रेंथ अधिक आती है क्योंकि सिलेंडर की अपेक्षा क्यूब पर रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ज़्यादा आता है। सिलेंडर द्वारा टेस्ट करते समय सिलेंडर के टॉप तथा बॉटम फेस पर कोपिंग कर देते हैं। कोपिंग की थिकनेस बहुत कम 0.5 mm से कम रखते हैं। कोपिंग कंक्रीट की सतह को प्लेन करने के लिए करते हैं। कोपिंग के लिए सीमेंट पेस्ट तथा जिप्सम या सल्फेट का यूज करते हैं। सिलेंडर का रिजल्ट फील्ड के रिजल्ट से के अधिक करीब होता है क्योंकि उसका जिस फेस के अबाउट कंपैक्शन लोड भी उसी के एलांग लगाते हैं। फील्ड की तरह क्यूब की स्ट्रेंथ तथा सिलेंडर की स्ट्रेंथ के बीच का अंतर ग्रेड बढ़ाने पर कम होता है तथा हाइट स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए दोनों का मान बराबर होता है। स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक: वाटर का मान बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम होती है। सीमेंट का मान बढ़ाने से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। वाटर सीमेंट रेशियो का मान बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम होती है। और A/C रेशियो एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो बढ़ाने पर स्ट्रेंथ कम होती है। C/A रेशियो बढ़ाने पर स्ट्रेंथ का मान, सीमेंट और एग्रीगेट का रेशियो बढ़ाने से स्ट्रेंथ का मान बढ़ता है। साइज ऑफ एग्रीगेट: लीन कंक्रीट या लो स्ट्रेंथ कंक्रीट में एग्रीगेट की साइज बढ़ाने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है क्योंकि बड़े साइज की एग्रीगेट यूज करने से वाइड की मात्रा कम होने के कारण वाटर सीमेंट रेशियो कम कर सकते हैं। रिच कंक्रीट में एग्रीगेट की साइज बढ़ाने पर
कुछ हद तक स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है, परंतु साइज बढ़ा देने से सरफेस एरिया कम होने के कारण बॉन्ड मजबूत नहीं बन पाता और कंक्रीट की होमोजेनिटी भी अच्छी नहीं बन पाती है, जिसके कारण स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है तथा कंक्रीट की स्ट्रेंथ घट जाती है। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से स्ट्रेंथ अच्छी प्राप्त होती है। शेप ऑफ एग्रीगेट, डिग्री ऑफ कंपैक्शन बढ़ाने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैच्योर कंडीशन, ड्राई कंक्रीट की स्ट्रेंथ वेट कंक्रीट से अधिक होती है 10 से 20%। मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट फ्लोमैन ने दिया। फ्लोमैन के अनुसार कंक्रीट की मैच्योरिटी टाइम तथा टेम्परेचर दोनों पर करता है, जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। मैच्योरिटी समेशन ऑफ टाइम एंड टाइम इनटू टेम्परेचर, समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डे। इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड हावर या डिग्री सेंटीग्रेड डेज होता है। लगभग -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर सीमेंट की क्रिया रुक जाती है, इसलिए फ्लोमैन ने टेम्परेचर कैलकुलेट करते समय -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड को डाटम टेम्परेचर माना। यदि 28 डेज तक प्रतिदिन टेम्परेचर 20 डिग्री हो तो मैच्योरिटी 28 × 24 × 20 + 11.7 डिग्री। इस प्रकार हमको क्या निकल के आएगा, 20,832 लगभग 21,000 डिग्री सेंटीग्रेड हावर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।